Hello, good afternoon. Welcome to our channel GNC Education. Up to the last video, we have done reproduction in organisms, but this chapter is deleted. We have done it because it is a base chapter. It is a base for this second chapter, sexual reproduction in flowering plants. So let's start with sexual reproduction in flowering plants. ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है और इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि बोर्ड्स में और नीट में दोनों में ही इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब एक बार रिप्रोडक्शन का कोई रिविजन ले लेते हैं. रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होंगी. रिप्रोडक्शन इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and another one is asexual reproduction. इसमें हम बोर्ड्स और नीट दोनों का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे और नोट्स आप साथ साथ बना सकते हो. और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम उसका मतलब आप किसी भी स्टेट में हो और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम फ़ोटो स्टेट करा के आपके पास नोट्स सेंड कर देंगे. ठीक है, दिस इज़ ऑप्शन अवेलेबल, बट वो पेड नोट्स होंगे. ठीक है. रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है और फर्टिलाइजेशन होता है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन. गैमीट्स बनेंगे और गैमीट्स फ्यूज़ होंगे. फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन. फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. अब गैमीट्स फ्यूज़ हो रहे हैं तो हम इसको कह सकते हैं एम्फीमिक्सिस. 2 गैमीट्स फ्यूज़ हो रहे हैं तो हम इसको एम्फीमिक्सिस कह सकते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स फ्यूज़ नहीं होते. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. रिप्रोडक्शन without fusion of gametes. Reproduction without the fusion of gametes. इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे अपोमिक्सिस. इसको हम नाम देंगे एपोमिक्सिस. ठीक है. अब है हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं. ये चैप्टर फ्लावर्स के बारे में है ना. तो फ्लावर्स क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल मार्वल होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल मार्वल का मतलब क्या है? यहाँ पे मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर अपीयरेंस. आउटर अपीयरेंस में वो बहुत सुंदर दिखते हैं, इसीलिए उनको मॉर्फोलॉजिकल मार्वल कहा गया है. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल. फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल मार्वल. ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रो पार्ट. अब हम पढ़ेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार लिख लेते हैं. उसके बाद हम अपना मेन चैप्टर शुरू करेंगे. यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में. दूसरा हम पढ़ेंगे स्टेमन. स्टेमन इज़ मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, तो इसके हम साइड में लिख देते हैं मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. थर्ड हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स माइक्रोस्पोर्स का बनना. ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. फोर्थ हम पढ़ेंगे कार्पल, दैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. फिफ्थ हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का बनना. अब सिक्स्थ हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, मेल गैमीट्स का फीमेल गैमीट्स पे ट्रांसफ़र होगा. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, मेल गैमीट्स का बनना. यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर मेल गैमीट्स का बनना, माइक्रोगैमीटोजेनेसिस. ये सारी प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे. एट्थ हम पढ़ेंगे मेगा गैमीटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट का बनना, मेगा गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स. ठीक है. ये वाले जो सारे इवेंट्स हमने लिखे हैं 8 तक, ये हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. कौन से हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन से पहले वाले.
ठीक है। तो इन इवेंट्स को हम क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन से पहले वाले जो इवेंट्स होते हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। अब जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट जैसे बनेगा तभी तो वो फीमेल गैमीट के पास जाएगा ना। मेल गैमीट बनेगा, पोलन ट्यूब से फीमेल गैमीट के पास जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगी ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है फर्टिलाइजेशन। ये है हमारा फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये सिर्फ अभी इंट्रो ही चल रहा है चैप्टर का, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे हम वो एक बार ही राइट डाउन कर रहे हैं। ये कौन सा इवेंट है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बढ़ेगा, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड बनेगा और फ्रूट फॉर्मेशन होगी। यही होता है फ्लावर्स में, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होएगा, सीड जर्मिनेट करेगा दोबारा से, सीड जर्मिनेशन, ठीक। ये प्रोसेसेस कौन से हो गए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो पिछले वाला चैप्टर क्यों पढ़ाया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यहाँ पे वो काम आ रहा है ना, ठीक है। ये हमने चैप्टर के मेन पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लिए। अब हमारा मेन चैप्टर जो है वो शुरू होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो अब चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, एक एंजियोस्पर्म का पार्ट है ना। एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर आते हैं, ठीक है। वीडियो ब्लर हो रही है। फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग organ of angiosperm. Flower is a fascinating organ of the angiosperm। मतलब जो फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है। अब देखो, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए फ्लावर्स क्या होते हैं, एक तो मॉर्फोलॉजिकल मार्वल होता है और एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल होता है। मॉर्फोलॉजिकल मार्वल मैंने आपको बताया था क्यों होते हैं, क्योंकि उनका आउटर अपीयरेंस बहुत सुंदर होता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्वल। और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल क्यों होते हैं, क्योंकि वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं एंड फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो से ही सीड एंड फ्रूट बनेगा ना, तो इसीलिए इसको एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल कहते हैं, जिससे हमें सीड एंड फ्रूट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और फ्लावर्स में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फ्लावर्स में ही होती है ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, ये हमारी हेडिंग है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। हमें ये पढ़ना है फ्लावर के बारे में, ठीक है। अब फ्लावर्स क्या होते हैं, बायोलॉजिस्ट, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। इसकी हम NCERT भी पढ़ेंगे लास्ट में, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी, ठीक है। फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड अ साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वीडियो अगर स्लो लग रही है ना, तो आप अगर जब भी आप वॉच करो तो आप उसे फास्ट स्पीड में भी कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैं अभी स्लो इसलिए समझा रही हूँ, जिनको नहीं आता उनके लिए तो स्लो ही समझेंगे ना वो। अब एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल क्यों होता है, मैंने मॉर्फोलॉजिकल मार्वल आपको बता दिया था। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल का रीज़न यहाँ लिख रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल क्या होता है, किस लिए कहते हैं इसको एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल, क्योंकि ये हमें सीड एंड फ्रूट देते हैं, सीड एंड फ्रूट हमें देता है, इसलिए इसको एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल कहते हैं। अब ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे ना,
सभी फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल फ्लावरिंग plants show sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने जो टेलीग्राम चैनल है वो क्रिएट किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो कमेंट सेक्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच कर दूँगी, ठीक है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सभी फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स होते हैं। हेट्रोस्पोर का क्या मतलब है, मतलब वो 2 टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इज़ अ मेल स्पोर एंड मेगास्पोर इज़ अ फीमेल स्पोर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। Flowering plants are heterosporous plants. Flowering plants are heterosporous plants. इसमें क्या है, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इसलिए कहते हैं इनको हेट्रोस्पोर प्लांट्स, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर 2 टाइप्स की स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इज़ अ मेल स्पोर, मेगास्पोर इज़ अ फीमेल स्पोर, ठीक है। अब फ्लोरिकल्चर क्या होता है, नोट डाल के लिख लो यहाँ पे, व्हाट इज़ फ्लोरिकल्चर। ये डेफिनेशन कभी कभी आ जाती है फ्लोरिकल्चर की, बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाती है और नीट में बहुत कम पूछते, वैसे बोर्ड में आ जाती है ये डेफिनेशन। क्या होता है फ्लोरिकल्चर, साइंस ऑफ कल्टिवेशन मतलब फ्लावर्स का कल्टीवेशन, फ्लावर्स की ब्रीडिंग करना, मतलब फ्लावर्स को रिप्रोड्यूस मतलब और ज़्यादा फ्लावर्स बनाना। एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, मार्केटिंग क्यों करते हैं फ्लावर्स की, हम फ्लावर्स को डेकोरेशन में यूज़ करते हैं ना, जैसे रंगोली बनाते हैं तब हम डेकोरेट करते हैं, या फिर किसी के घर में मैरिज वगैरह होती है तो वो फ्लावर्स की डेकोरेशन कराते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना, बहुत सारे फ्लावर्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, of cultivation, breeding and marketing of flowers is called floriculture, ठीक। ये हो गया। अब हम फ्लावर का डायग्राम बना ले, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो नोट साथ साथ बने ना, तो आप भी बना लेना, इम्पोर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत इनफ है, और हम नीट का भी कर रहे हैं साथ साथ। इस वीडियो से आप बोर्ड एग्ज़ाम में इजीली बहुत मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप फुल स्कोर कर सकते हो बायो में। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी वो होती है मेन पार्ट। अभी मैं जस्ट डायग्राम बना रही हूँ, आप भी इसको बना लो डायग्राम को, या फिर ये बुक में दिया हुआ है। आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में डायग्राम आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसको हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, टर्मिनल, टर्मिनल मतलब लास्ट वाला। जो पेडिसल की ये होती है पेडिसल, इसको क्या कहते हैं, पेडिसल। पेडिसल का क्या मतलब है, स्टोक ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर की नीचे वाली स्टेम कह सकते हो, स्टोक कह सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल, ठीक है। थैलेमस क्या होता है, पेडिसल के जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो स्वोलन होता है, तो इसलिए इसको टर्मिनल स्वोलन पार्ट, टर्मिनल मीन्स लास्ट वाला, टर्मिनल, टर्मिनल एंड स्वोलन पार्ट ऑफ पेडिसल, स्वोलन पार्ट ऑफ पेडिसल को हम क्या कहते हैं, थैलेमस। पेडिसल, थैलेमस, ये होती है हमारे पास सेपल्स। क्या होती हैं, सेपल्स। सेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, सेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स।
कैलिक्स, और कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, के से। ये ध्यान रखना है, कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं आगे इसी टर्म का यूज़ करूँगी, के का यूज़ करूँगी, कैलिक्स का नहीं यूज़ करूँगी। ग्रुप सेपल्स के ग्रुप को, मतलब ये सारे सेपल्स मिला के क्या कहेंगे, कैलिक्स, और कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। ठीक है, उसके बाद है ये वाली जो क्या होती है, पेटल्स, जो कि कलरफुल होती है। ठीक है, पेटल्स, इसके ग्रुप को, पेटल्स के ग्रुप को क्या कहेंगे, कोरोला। पेटल्स के ग्रुप को कहते हैं कोरोला। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। देखो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी सी से शुरू होता है और ये भी सी से शुरू होता है, तो ये इसको तो हम सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। पेटल्स के ग्रुप को कहते हैं कोरोला, कोरोला को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। सेपल्स के ग्रुप को कहते हैं कैलिक्स, कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, ये है हमारे पास फिलामेंट, इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एंथर। ठीक है, और इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, स्टेमन, जो कि मेल पार्ट होता है। स्टेमन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे आप ब्रैकेट ऐसे डाल के लिख लो, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और स्टेमन के ग्रुप को मतलब ये चारों स्टेमन मिला के क्या कहलाएंगे, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ठीक है, स्टेमन के ग्रुप को कहते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। उसके बाद है ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टाइल। ये एक नैरो ट्यूब होती है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, अब ये जो पूरा ये वाला जो पार्ट है, दिस वन इज ओवरी। इन तीनों को मिला के, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी को मिला के हमारा बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, कार्पल। फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नेम है, कार्पल। कार्पल इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। और कार्पल के ग्रुप को क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन के ग्रुप को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गायनोशियम। क्या कहेंगे, गायनोशियम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा फ्लावर का डायग्राम। इसमें ये मेन पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर का मेन पार्ट। अब इसमें से क्या होते हैं, जो स्टेमन और कार्पल होते हैं, वो तो स्टेमन और कार्पल मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये एसेंशियल वॉल्स होते हैं। वॉल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप। वर्ल्ड्स का मतलब होता है ग्रुप। स्टेमन और कार्पल एसेंशियल होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। और सेपल्स और पेटल्स मतलब कैलिक्स एंड कोरोला, दीज आर एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी मतलब क्या होती है, जो कि ज़रूरी नहीं होती, मतलब हमारी इच्छा है तो हम लगा भी सकते हैं। जैसे साइकिल है, साइकिल में एसेसरीज़ क्या होती है, जब हम साइकिल लेने जाते हैं तो उसकी एसेसरीज़ होती है, हमारी मर्जी है कि हम वो एसेसरीज़ लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसे इधर होते हैं। तो कैलिक्स और पेटल्स, दीज आर एसेसरी वर्ल्स। एसेसरी मतलब इनका ज़्यादा कोई रोल नहीं होता फ्लावर में। मेन रोल तो स्टेमन और कार्पल का ही होता है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला का कोई ज़्यादा मेन रोल नहीं होता। पेटल्स जो है वो ह्यूमन को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एनिमल्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर कलरफुल। एंड सेपल्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बस इसका यही काम होता है। तो ये एसेसरी वर्ल्स होते हैं, और ये वाले जो होते हैं, ये दोनों ये होते हैं एसेंशियल वर्ल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। स्टेमन एंड कार्पल आर एसेंशियल वर्ल्स। ये दोनों एसेंशियल होते हैं बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप लिख सकते हो, बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। में लिखवाऊंगी नहीं, आपको पता है। वाइल कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी वर्ल्स। वर्ल्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट इज़ कॉल्ड ग्रुप। वर्ल्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक, स्टेमन और कार्पल एसेंशियल होते हैं बिकॉज दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैलिक्स एंड कोरोला का ज़्यादा मेन रोल नहीं होता, इसलिए इनको एसेसरी वर्ल्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसको हम कहेंगे, अब हम पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक है, जो स्टेम है उसी को मॉडिफाई करेंगे तो फ्लावर बनता है। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। अभी हम बताएंगे, इसका डायग्राम से समझाते हैं अभी आपको।
देखो इसमें क्या होता है, पहले डायग्राम बनाती हूँ फिर आपको इसकी लाइंस लिखवाऊंगी, ठीक है। देखो डायग्राम तो अभी मैंने ऐसे ही बिल्कुल रफ बनाया, बिल्कुल रफ, तो आप इसको बाद में कर, मैंने बस समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया, बहुत रफ बनाई है, अच्छा नहीं बना, ठीक है। देखो अभी मान लो कि इसको एक स्टेम मान के चलो, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये वाली होती है नोड हमारी, ये भी एक नोड हुई, है ना। नोड्स तो पता है ना, आपने पढ़ के आए हो, ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये क्या हुई नोड, और इनके बीच वाला जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। स्टेम में यही होता है ना, नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। अभी क्या है कि जो इसकी ये होती है ऊपर वाली एक्सिस, स्टेम है, स्टेम की एक्सिस, एक्सिस मतलब टॉप पार्ट, स्टेम की जो एक्सिस है वो कंडेंस होगी, मतलब कंडेंस मतलब फूल गई और मतलब इकट्ठा हो गया वहाँ पे सब कुछ। ये जो स्टेम की ऊपर वाली एक्सिस है ये कंडेंस हो गई, यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा हो गया, देखो ये फूल गई ना, यहाँ कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, कंडेंस हो गई। और कंडेंस होकर क्या हो गया, देखो जैसे ये नोड्स है, इस नोड से क्या निकल रही है सेपल, इस नोड से क्या निकल रही है सेपल, ये पेटल्स निकल रही है इधर नोड से, इंटरनोड वगैरह से ये पेटल्स निकल रही है, फिर ये निकल रहा है स्टेमन, और फिर यहाँ पे बन गई पिस्टिल। तो इस ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे करके हमारा क्या बनता है, फ्लावर। तो ये एक स्टेम है, नोड्स और इंटरनोड्स, यहाँ पे जो एक्सिस है वो कंडेंस हो जाती है, फिर नोड्स और इंटरनोड्स से फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स निकलते हैं, ठीक है, और ऐसे करके ये फ्लावर बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, ठीक है। अब इस देखो एक्सिस जो है वो कंडेंस हो गई, यहाँ पे आके एक्सिस कंडेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे तो इंटरनोड्स जो है वो बहुत लंबी थी, यहाँ पे इंटरनोड्स जो है वो बड़ी नहीं हो रही ना, तो यहाँ पे क्या है, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, यहाँ पे एक्सिस जो है वो कंडेंस हो रही है, और इंटरनोड्स जो है ये एक नोड है और ये एक नोड है, इनके बीच की जो इंटरनोड्स हैं वो बड़ी नहीं हो रही ना, यहाँ पे तो देखो कितनी बड़ी थी और यहाँ पे देखो कितनी छोटी सी है, तो इसको हम कहेंगे इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, एक्सिस कंडेंस होगी तो इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लाइन लिख सकते हैं, एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद जो शूट होते हैं, शूट में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। शूट क्या होती है, स्टेम का ऊपर वाला पार्ट, स्टेम के ऊपर वाले पार्ट को शूट कहते हैं, स्टेम को ही शूट कहेंगे ना। तो शूट में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एरियल मतलब जो पार्ट्स एयर के कांटेक्ट में है, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें कि क्या क्या आता है, जैसे कि स्टेम आती है, ब्रांचेस, एयर के कांटेक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, आपकी शूट की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, फ्लावर्स, फ्रूट एट्सेट्रा, ठीक है। अब ये किसने बताया था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये किसने दी थी, गोथे ने, एक साइंटिस्ट थे गोथे, अकॉर्डिंग टू गोथे फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। इन्होंने बोला था कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, और मैंने आपको बता भी दिया कैसे है, ठीक है। ये गोथे के हिसाब से था कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट थी, ठीक है। अब प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मोनोकार्पिक, और कौन से होते हैं, पॉलीकार्पिक। कार्प का मीनिंग क्या होता है, फ्रूटिंग। मोनोकार्पिक जो एक ही बार फ्रूटिंग करे अपनी लाइफ स्पैन में, जो एक बार फ्रूटिंग करे उनको कहते हैं मोनोकार्पिक, और जो बार बार फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करे उनको कहते हैं पॉलीकार्पिक। देखो फ्रूट तभी आएगा जब फ्लावर बनेगा, है ना,
तो मोनोकार्पिक, अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल और बाइनियल में एक ही बार फ्लावरिंग होती थी, और पॉलीकार्पिक पेरिनियल में बहुत बार फ्लावरिंग होती थी। तो ये आप उसी से इसको एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल को मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक से रिलेट कर सकते हैं। एनुअल और बाइनियल में एक बार फ्लावरिंग होती थी, मतलब एक बार फ्रूटिंग होगी, तो ये दोनों किसके होंगे? मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल्स। और पेरिनियल में क्या होता था? बार बार फ्लावरिंग होती थी, तो मतलब बार बार फ्रूट्स बनेंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉलीकार्पिक का एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आया? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग takes place only once in the whole lifespan। पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होएगी और फ्रूटिंग होएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एनुअल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन हुए? एनुअल और बाइनियल, जिनमें सिर्फ एक बार फ्लावरिंग होती थी। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स। वो चैप्टर आपको इसीलिए पढ़ाया गया था ताकि इसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी का बेस क्लियर नहीं है तो वो पीछे वाली 3 वीडियोस जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब पॉलीकार्पिक में क्या है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बार बार होगी। ठीक है। अब पूरे लाइफ स्पैन में बार बार ही फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस many times in their entire lifespan। बहुत बार ही होती है। इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? पेरिनियल प्लांट्स। देखो, अगर आपको MCQ सॉल्व करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर बहुत सारे MCQs आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस उस पर बहुत ज़्यादा होएगी। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब हम एक नोट डाल के लिखेंगे, इम्पोर्टेंट डाल लो या फिर एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, वो आपको इधर बता देते हैं। एक्सेप्शन, ये NCERT की जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दिया हुआ था ना, मेरे ख्याल न्यू बुक्स में तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कट है, पुरानी बुक्स देखोगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आपको ये एक्सेप्शन बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन फर्स्ट वाली में बताया हुआ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो मैं आपको इधर लिखवा देती हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट और ये आ जाते हैं, नीट में भी आया हुआ है बहुत बारी और बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। तो क्या कहते हैं? जो बैम्बू होते हैं और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, बैम्बू एंड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये 2 ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि होते हैं पेरिनियल मतलब उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बट ये पेरिनियल होने के बाद, पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो बार बार ही फ्लावरिंग करते हैं, है ना, बार बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे, वही होते हैं पेरिनियल प्लांट्स। लेकिन ये पेरिनियल होने के बावजूद भी सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। एक बार फ्लावरिंग करेंगे तो ये मोनोकार्पिक होंगे, है ना, तो इसलिए एक्सेप्शन है कि ये पेरिनियल होने के बावजूद भी मोनोकार्पिक हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, एक्सेप्शन डाल के लिख लो, कैसे भी इसको स्टार लगा लेना। बैम्बू एंड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना आर पेरिनियल। ये पेरिनियल होने के बावजूद भी मोनोकार्पिक हैं, आर पेरिनियल बट मोनोकार्पिक। इनमें क्या होता है? फ्लावरिंग, देखो जो ये होता है, ये इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 ईयर्स तक होता है। तो इसमें इसका लाइफ स्पैन 12 ईयर्स का होता है, तो इसमें आएगा फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स। फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर्स, ये इसका इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो इनका लाइफ स्पैन 12 ईयर्स तक है, तो ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावरिंग करेंगे और इनकी डेथ हो जाती है। फ्लावरिंग करते ही इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना 12 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग करते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब ये पेरिनियल बहुत सारे साल जी रहे हैं ना, बट लेकिन ये फ्लावरिंग एक बार ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? इनकी जो फ्लावरिंग होती है किस मंथ में होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ लिख लेना है सितंबर अक्टूबर के मंथ में इनकी फ्लावरिंग होती है। सितंबर अक्टूबर के मंथ में इनकी फ्लावरिंग होती है।
सबसे पहले इनकी फ्लावरिंग कब हुई थी? 2006 में, फिर हुई 2018 में। तो अब नेक्स्ट कब होगी आप बताओ? 2006 में हुई, फिर 2018 में हुई, फिर कब होएगी हमारे पास? होएगी 2030 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनकी 12 ईयर्स के बाद फ्लावरिंग होती है। इनका मंथ ऑफ फ्लावरिंग होता है सितंबर अक्टूबर। सबसे पहले 2006 में हुई थी, फिर 2018 में, फिर 2030 में। और ये कौन से कलर के होते हैं? ब्लू कलर के। तो ये ब्लू स्ट्रेचेस बनाते हैं। ब्लू स्ट्रेचेस मतलब बहुत सारी ब्लू, वो जो खेत है वो ब्लू ब्लू दिखता है। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लू स्ट्रेचेस। मोस्टली नीलगिरी हिल्स पे पाए जाते हैं ये। ठीक है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना आ गया आपको समझ में? ये इंपॉर्टेंट था, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना एंड बैम्बू वाला पार्ट। इसको बहुत मतलब आप स्टार लगा लो, चाहे कैसे भी नोट कर लो, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब चलो हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। स्टेमन पढ़ेंगे हम इसके बाद। ठीक है, अब हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया ना हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, इनके मेल पार्ट्स क्या होते हैं, फीमेल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। एक बार दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, उसके बाद क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है, और एक स्लो प्रोसेस होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक फास्ट प्रोसेस होती है, उसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी बनते हैं। हमने लिखा था ना, इट इज़ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पर ये जो है कि कॉम्प्लेक्स होती है और स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होती है, ये स्लो होती है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स and slow process as compared to asexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन है। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, कितने में 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होगी। कौन कौन से आपको अभी बताया था मैंने? पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इवेंट्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। ये एक रिवीजन हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेमन। व्हाट इज स्टेमन? इसको ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेमन। एक बार मैं डायग्राम बना दूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। आप ड्रॉ कर लो नोटबुक में। जब भी आप लेक्चर लेते हो तो आप नोटबुक लेके बैठा करो। ठीक है, तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो वो नोट कर लिया करो। बाकी बाद में आप वीडियो दोबारा ऑन करके भी नोट कर सकते हो। एंथर, ये एंथर होता है ना, और ये क्या होती है? फिलामेंट। ये एंथर होगा, ये होगी फिलामेंट। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? थैलेमस। स्वलन पार्ट को क्या कहेंगे? थैलेमस। और ये जो ये वाला पार्ट होता है, देखो अब क्या कहेंगे, एंथर का जो ये वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? पास वाला। जो थैलेमस के पास वाला एंड होगा उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल एंड। ये वाला एंड कौन सा होगा? प्रॉक्सिमल।
प्रॉक्सिमल एंड। आपने वो पढ़ा था ना, किडनी जो पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला, डिस्टल मीन्स दूर वाला। प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला, ठीक है। और जो ये वाला जो एंड होता है इसको हम कहेंगे डिस्टल एंड। एंथर का जो ये मेल पार्ट का, स्टेमन का जो ये वाला एंड होता है इसको हम डिस्टल एंड, ये वाला एंड इज़ अ प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। ये होता है हमारा डिस्टल एंड, मतलब दूर। डिस्टल एंड, डिस्टल का मतलब क्या होता है, दूर, दूर वाला, ठीक है। एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। अब ये देखो, ये एंथर है, ये एंथर है। यहाँ पे दो पार्ट्स बने हुए हैं, एक ये लोब है, एक ये वाली पतली सी लोब है, वो पीछे वाली साइड होती है, आपको दिख नहीं रही। ये दो लोब्स होते हैं और इनके बीच में ये जो ये एक लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इस लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। इस लाइन को कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ठीक है। ये हो गया। स्टेमन को आप यहाँ लिख लो, दैट इज़ मेल सेक्स ऑर्गन, अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एंथर क्या होता है, एंथर में बायलोब, यहाँ पे मैंने बताया एक लोब आपको ये दिख रही है, एक आपको पीछे दिख रही है ना, दो लोब्स है ना। तो एंथर इज जनरली बायलोब। बायलोब होती है जिसमें कि सिर्फ दो लोब होते हैं। आगे हम इसका पूरा डायग्राम पढ़ेंगे, जिसमें कि एक लोब में कितने थीकाज होते हैं। थीका मतलब होता है पोलन सैक। थीका का क्या मतलब होता है, पोलन सैक, जिसमें पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। तो थीका कितने होते हैं, एक लोब में दो थीका होते हैं, तो दो लोब में चार थीका होंगे। तो अगर एक लोब में दो थीका है तो इसको हम डायथीकस कहेंगे। एक लोब में दो थीका है तो इसको डायथीकस कहेंगे। और टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब इसमें माइक्रोस्पोर चार बनते हैं, चार माइक्रोस्पोर बनते हैं ना। थीका जो थीका होते हैं ना वो माइक्रोस्पोर ही होता है, माइक्रोस्पोर को ही हम थीका कहते हैं। जब माइक्रोस्पोरेंजियम आपका मैच्योर हो जाता है तो उसको हम थीका कहेंगे। तो पूरे में चार थीका होते हैं ना, तो इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट कह सकते हैं। चार थीका मतलब चार माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। एक लोब में दो थीका, पूरे में चार थीका। अब पूरे में चार, तो एक लोब में दो थीका, इससे रिलेट करके हम इसको डायथीकस कहते हैं। पूरे में चार थीका मीन्स चार माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, ये बहुत बच्चे इस वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आते हैं, तो ये लिख लो यहाँ पे। क्या होता है कि एंथर इज जनरली बायलोब्ड। बायलोब दो लोब्स होती है, मैंने आपको बताया। अभी इसका डायग्राम में करेंगे ना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। एंथर इज जनरली, डाई नहीं आएगा यहाँ पे, बाय, बी लिख लो इसको, बायलोब्ड। एंड ईच लोब हैव टू थीका। हर एक लोब में दो थीका होते हैं। ईच लोब हैव टू थीका, दो थीका होते हैं, दैट इज दे आर डायथीकस। देखो डायथीकस क्या है, टू थीका है ना, एक लोब में दो थीका, एक लोब में दो थीका, तो इसलिए इसको डायथीकस, दैट इज दे आर डायथीकस। अब एक लोब में दो थीका, दो लोब में चार थीका, चार माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब, तो इसको हम कहेंगे चार का मतलब टेट्रा, डायथीकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिएट मतलब चार माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। आगे समझ में। थीका का क्या मतलब होता है, थीका का मतलब क्या होता है, थीका का मतलब होता है पोलन सैक, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उसको हम कहेंगे थीका, ठीक है। अब मैच्योर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही थीका कहते हैं। जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा तो वो थीका बना लेता है। मैच्योर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरेंजियम इज कॉल्ड थीका। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, बहुत काम आएगी, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, मैंने आपको बताया था, जो दो लॉब्स के बीच की लाइन होती है उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। या फिर आप इसको ऐसे मत समझो, दो थीका लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। अभी जो डायग्राम आएगा ना उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या होती है। वो दो थीका को सेपरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो, अभी आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या, कि जो ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या करती है, वो टू थीकास को सेपरेट करती है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज। इसमें आपको ढंग से पता नहीं चल रहा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव क्या है, ये ऊपर ढंग से नहीं पता चल रहा ना, तो अब आगे एक डायग्राम बनाऊंगी उसमें पता चलेगा। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका।
ये लेंथ वाइज होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो दो थीकास को सेपरेट करती है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें, इसका एक्सेप्शन क्या है पॉइंट डाल के लिख लो, इम्पॉर्टेंट है, आता है नीट में भी आता है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है बहुत बारी। इसमें क्या होती है कि एक स्टेमन, हाँ वैसे तो स्टेमन जनरली बाइलोब्ड होता है, पर एक्सेप्शन में क्या है, इस एक स्टेमन में सिर्फ एक ही लोब होती है, वन स्टेमन हैज़ वन एंथर लोब। वैसे तो टू होती है हमेशा, पर एक्सेप्शन ये है कि इसमें एक स्टेमन में एक ही एंथर लोब होंगी, ठीक है। अब एक एंथर लोब होगी तो इसमें सिर्फ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जब इसमें 2 लोब्स होती थी तो इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते थे, इसमें एक लोब है तो इसमें 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। तो क्या लिख लो, सो इट हैज़ ओनली 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, पोलन सैक, माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक। तो इसमें सिर्फ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक होंगे, है ना। और इसका जो एग्जांपल, तो इनको हम क्या कहेंगे, मोनोथिकस कहेंगे ना। मोनोथिकस क्यों कहेंगे, अब देखो इसमें क्या था कि जो वन लोब है उसमें सिर्फ एक ही, इस जो ऊपर वाली कंडीशन है जो एक्सेप्शन नहीं है, उसमें क्या होता है वन लोब में 2 थीकास होते हैं, है ना, तो इसलिए इसको डाइथिकस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वन ही एंथर लोब होती है, इसको हम मोनोथिकस कहेंगे। वन ही एंथर लोब है तो इसमें हम मोनोथिकस कहेंगे। इसमें 2 एंथर लोब्स थी तो इसको हम डाइथिकस कहते हैं, और इसमें 1 एंथर लोब है तो इसलिए इसको मोनोथिकस कहेंगे। मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। बाइस्पोरेंजिएट क्यों, क्योंकि इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। आगे समझ बात, मोनोथिकस एंड बाइस्पोरेंजिएट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है मालवेसी फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है, मालवेसी फैमिली। आपने फैमिलीज पढ़ी थी किस में, 11th क्लास में, है ना, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो ये ध्यान रख लो। अब डायग्राम से आपको समझाते हो तब ज़्यादा क्लियर होगा, ये पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एंथर वाला जो पार्ट है ना, ये कम लोगों को समझ में आता है। अब हम इसका डायग्राम करके इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ये एक्सेप्शन वाला डायग्राम नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जो जनरली केस होता है उसका डायग्राम है। देखो ये एंथर इस टाइप की होती है, मैं आपको एंथर इधर बना के दिखा रही हूँ, फिर आप इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने यहाँ ड्रॉ करा है, ठीक है। एक बार आप देख लो कि एंथर होती कैसे है। ये दिख रहा है आपको, ये है एंथर लोब। ये ऊपर वाला पार्ट ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, आप इसको मतलब आप समझ रहे हो ना, ये एंथर लोब है, ठीक है। और ये जो एंथर लोब का ये कट सेक्शन करा हमने, और यहाँ पे जो एंथर लोब का ये वाला पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है, ठीक है। आगे समझ बात। अब देखो, अब इसमें समझो, ये पूरा स्टेमन है, स्टेमन में ये वाला पार्ट एंथर है, एंथर का ये कट सेक्शन मैंने आपको इधर दिखाया है, ठीक है। ये ऐसा दिखता है। अब इसमें देखना क्या है, ये वाला जो है ये, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो गोल स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ ऊपर लिख दो, क्या दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम जिनके अंदर होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, थीका। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो मैच्योर होकर थीका बना लेता है। माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होता है तो ये डीजनरेट, ये जो है ये डीजनरेट होने लग जाता है, तो ये पूरा ये वाला पार्ट रह जाता है, ठीक है, ये पूरा थीका वाला रह जाता है। तो इसीलिए कहा था माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो मैच्योर होकर क्या बना लेता है, थीका। इस वाले ये सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो थीका है, और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे समझ।
और जो ये वाली है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। आगे समझ बात, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव कौन सी है, ये वाली, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये देखो यहाँ पे ये वाली और ये वाली, ये है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये दो ये थीकास को सेपरेट कर रही है ना, ये जो ये लोब्स हैं इनको सेपरेट कर रही है, लोब को सेपरेट कर रही है ना। ये वाली जो लोब है थीकास को सेपरेट कर रही है, सॉरी लोब, ही इन दोनों को मिला के एक लोब कहेंगे और इन दोनों को मिला के एक लोब कहेंगे। इस साइड वाली एक लोब और इस साइड वाली एक लोब, ठीक है, आगे समझ में। और ये जो बीच में स्पेस है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव तो होता है कट सेक्शन। ये आपको लाइन मैंने आपको दिखाई, ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये वाला जो स्पेस होता है, इस नोच सी है, इसको हम कहते हैं स्टोमियम। स्टोमियम, इसकी हम डेफिनेशन आगे लिखेंगे। स्टोमियम होता क्या है, ये होता है स्टोमियम, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल मतलब चार चीज़ें, चार स्ट्रक्चर्स है ना, चार अपार्टमेंट्स कह सकते हो आप। इसमें चार अपार्टमेंट है, चार थीका हैं, तो इसको हम कह सकते हैं टेट्रागोनल। एंड इसको हम कह सकते हैं बाइलोब्ड। दो लोब्स हैं, टेट्रागोनल है, टेट्रागोनल एंड बाइलोब्ड। आ गई समझ, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसमें, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये तो सिंपल सा मैंने आपको बताया है। अब इसका और डिटेल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसमें हम सारी लेयर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर। आगे हेडिंग डालो, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल लेयर्स। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट कह लो आप इसे। इसमें हम स्टेमन की सभी लेयर्स का एक्सप्लेनेशन करेंगे, एंथर की सभी लेयर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे यही से डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ, थोड़ा अलग इसमें लेयर्स बनाऊँगी मैं। ठीक, ये ऐसे बना लिया हमने। अब देखना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। साथ साथ डायग्राम बना लो। देखो आप ना इसको अलग अलग पेन से बनाना, मेरे पास अभी और कोई पेन नहीं है, तो मैं अभी इसको इसी से एक ही पेन से बना रही हूँ आपको समझ आने के लिए। ठीक है, एक बार ये आप समझो, बाद में नोट डाउन करना, ठीक है। ये जो पार्ट होता है, जब सबसे आउटर लेयर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर। इन सभी में न्यूक्लियस है, ये ध्यान रखना, अभी मैंने ड्रॉ नहीं करा। ये जो आउटर वाली लेयर है इसको हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। क्या होती है ये, एपिडर्मिस। एपी मीन्स आउटर, तो इसको हम कहेंगे एपिडर्मिस। आउटर वाली इज एपिडर्मिस। आउटर से इनर वाली, सबसे आउटर मोस्ट, आउटर से इनर वाली, इसको हम कहेंगे एंडोथीशियम। इसको हम कहेंगे एंडोथीशियम। आउटर से एक इनर वाली लेयर, इसको हम कहते हैं एंडोथीशियम। फिर इसके बाद एंडोथीशियम के बाद इसके नीचे, मतलब एंडोथीशियम, ये एंडोथीशियम है, इसके नीचे दो लेयर्स और होती है। एंडोथीशियम के नीचे दो लेयर्स और होती है, इसको हम कहेंगे मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स किसी में 2 भी हो सकती है, किसी में 3 भी हो सकती है। तो ये बीच वाली जो होती है इसको हम कहेंगे मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स कितनी होती है, ये 2 to 3। अब देखो ये आपको ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बीच में, ये वाले जो सेल्स होते हैं, ये वाले जो सेल्स होते हैं, इनको हम कहेंगे टेपिटम। मिडल लेयर्स के जो अंदर सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम। और ये वाले जो ये गोला वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं
इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तभी ये पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, ठीक है। ये हमारे हो गए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू भी कह देंगे इसको। बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बीच वाला ये पार्ट होता है, इस पार्ट में क्या होता है? बहुत सारी सेल्स होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं और आप सेल्स बना लेना। मैं सिंपल ऐसे आपको जल्दी जल्दी बना के दिखा रही हूँ। इसको ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। और एक किसका बना होता है? पैरेन्काइमा का। कनेक्टिव पैरेन्काइमा होता है ये, ठीक है। कनेक्टिव पैरेन्काइमा, कनेक्टिव टिश्यू होता है किसका बना हुआ? पैरेन्काइमा का बना हुआ, ठीक है। और यहाँ पे ये तो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ये वाला ये स्ट्रक्चर सारी यहाँ लेयर्स यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। अब यहाँ पे जो सेल्स होती हैं, ये देखो, ये इसके बाद जो भी सेल्स बची होती हैं, यहाँ से लेके ये जो सेल्स बची हुई यहाँ पे, यार इसको आप ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे सेल्स ड्रॉ कर लेना। मान लो ये पूरा माइक्रोस्कोप बन गया, हमने सारी लेयर्स यहाँ तक बना दी गोले में, ठीक है। अब इसके बाद बच गया ये वाला जो पार्ट है, इसमें होता है हमारे पास स्टेराइल टिश्यू। इसमें कौन सा होता है? स्टेराइल टिश्यू। किस के बीच में होता है? बिटवीन टू माइक्रोस्पोरेंजिया। मान लो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया और ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। तो इनके बीच में ये आ गया ना स्टेराइल टिश्यू। ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इनके बीच में पैरेन्काइमा भी होता है और स्टेराइल टिश्यू भी होता है, ठीक है। स्टेराइल टिश्यू बिटवीन टू माइक्रोस्पोरेंजिया, दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में क्या होता है? स्टेराइल टिश्यू, ठीक है। तो ये याद रख लेना। लेयर्स मैंने आपको बता दिया। अब इन लेयर्स का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे से करेंगे। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, नीचे नोट डाल के लिख लो यार। यहाँ पे क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो फ्लावर्स होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट्स। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। किस लिए कहते हैं इनको स्पोरोफाइट? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। स्पोर्स हमेशा डिप्लॉयड होते हैं ना, मेड अप ऑफ डिप्लॉयड सेल्स। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म्स को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। किस लिए? क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल्स के बने होते हैं। तो एंजियोस्पर्म किस सेल्स के बने होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स के। ये सारी टिश्यू कौन सी है? डिप्लॉयड है। ये सारी टिश्यू कौन सी है? डिप्लॉयड है। जितनी लेयर्स हमने यहाँ पे बनाई, इनकी सेल्स डिप्लॉयड है, ये याद रखना। और हेट्रोस्पोरस, क्योंकि इसमें 2 स्पोर्स बनते हैं, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था। 2 स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये अभी हम सिर्फ माइक्रोस्पोर्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी माइक्रोस्पोर स्ट्रक्चर आगे आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम पीछे पढ़ेंगे इनके लेयर्स का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इस पीछे इनकी लेयर्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। पहले हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होती है? ये 1 सेल की बनी होती है, मतलब एक वन सेल लेयर होती है ना। ये दो लेयर्स की तो नहीं बनी हुई, सिर्फ एक ही लेयर की बनी हुई है, तो ये 1 सेल्ड होती है, थिक होती है। ये एपिडर्मिस बाहर की तरफ होती है, तो ये थिक होगी ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। 1 सेल्ड होती है, थिक होती है, प्रोटेक्टिव होती है। आगे समझ में? तो इसके ये यहाँ पे लिख लो क्या क्या? 1 सेल्ड, थिक, आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट होगी, तभी तो ये थिक होती है ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक। ये हमने लिख लिया। अब बात आती है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना क्या क्या होता है इसमें। मैं अभी डायग्राम बनाती हूँ एक। एंडोथीशियम की सेल है ये जो सेल है ये एंडोथीशियम की सेल है, ठीक है। जो सेकेंड लेयर है हमारी एंडोथीशियम, उसकी सेल है ये। इसमें क्या होता है? ये है कैलोस का डिपोजिशन, ठीक। ये तो है इसकी आउटर वॉल, और ये जो है इसकी रेडियल वॉल। सेल की आउटर वॉल, रेडियल वॉल, और ये है इसकी इनर वॉल।
आ गई समझ? आउटर वॉल, रेडियल वॉल, इनर वॉल। ये किसका डायग्राम है? सेल ऑफ एंडोथीशियम। ठीक, इसमें क्या होता है कि इनर और रेडियल वॉल्स पे जो है वो सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। किसका होता है? सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। सेलुलोज की डिपोजिशन को हम कैलोस बैंड्स भी कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे लिख लो, मेन पॉइंट है ये। इनर एंड रेडियल वॉल्स हैव अ डिपोजिशन। जिसको एक बार में समझ नहीं आया ना, वो वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना। हैव अ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, और नीट का हो रहा है ये साथ साथ, इतना डिटेल नीट में आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं पार्ट। हैव अ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज और कैलोस बैंड्स। किस लिए होता है वो अभी आगे बता रही हूँ मैं, किस लिए होता है। देखो, अब एंडोथीशियम है, इनर एंड रेडियल वॉल्स पे जो होते हैं वो सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, ठीक है। अब एंडोथीशियम क्या, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्रोटेक्टिव है क्योंकि ये सेकंड मोस्ट है, ये भी प्रोटेक्ट तो करेगी ना। प्रोटेक्टिव, ये भी थिक होती है, प्रोटेक्टिव होती है और ये भी थिक होती है। अब देखो, इनकी रेडियल वॉल्स और इनर वॉल पे सेलुलोज का डिपोजिशन क्यों होता है? क्योंकि ये डायसेंस का क्या होता है? रप्चर ऑफ एंथर। मान लो ये यहाँ से ये जब थीका बन जाता है, ये आपको पीछे, रुको मैं पीछे दिखाती हूँ। ये है, ये ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, यहाँ पे भी पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, पोलन ग्रेन्स इस स्टोमियम वाले पार्ट से बाहर आते हैं, स्टोमियम वाले पार्ट से पोलन ग्रेन बाहर आए तो इसको हम कहते हैं डायोसेंस। यहाँ से एंथर जो है वो अलग हो जाए, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, डायोसेंस हो जाते हैं। यहाँ से फटना, यहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, तो वो तभी आ पाते हैं जब जो ये इसकी रेडियल वॉल्स और इनर वॉल्स, एंडोथीशियम की रेडियल वॉल्स और इनर वॉल्स सेलुलोज की डिपोजिशन, मतलब वो सॉफ्ट होती है ना, तो वो इजीली ऐसे बैंड कर, देखो सेलुलोज की ये सॉफ्ट होती है तो वो इजीली ऐसे बैंड कर जाती है। ऐसे बैंड करेंगी तो ये ऐसे अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, तभी डायसेंस हो पाएगा ना। ठीक, रेडियल एंड इनर वॉल्स। हेल्प्स इन डायसेंस, ये डायसेंस में हेल्प करती है ना, अभी मैंने आपको बताया कैसे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। आउटर वॉल थिन क्यों होती है? देखो, ये तो थिक इसलिए होती है ताकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। रेडियल और इनर वॉल्स पे कैलोस का डिपोजिशन हो जाएगा तो वो थिक हो जाएगी, ठीक है। अब आउटर वॉल थिन किस लिए होती है? कि वो डायसेंस में हेल्प करती है। आउटर वॉल थिन होगी तो वो इजीली, आउटर वॉल जब थिन हो जाती है तो देखो, जो कैलोस का नेचर होता है ना वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है? कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। अब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, कैलोस जो है वो मॉइस्चर, कैलोस जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। ये इस पे जो होता है कैलोस, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करेगा तो आउटर वॉल जो थिन है वो कनकेव हो जाएगी। मान लो इसके अंदर से मॉइस्चर आ रहा है तो ये आउटर वॉल ऐसे कनकेव नहीं हो जाएगी, कनकेव हो जाएगी ना ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ड्राई सीजन में क्या होगा, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। ड्राई सीजन में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, आउटर वॉल कनकेव होगी। इससे क्या होगा, इस वाले आउटर वाले सरफेस पे प्रेशर पड़ेगा तो इससे जो स्टोमियम, मान लो देखो मैं बताती हूँ, ये वाला जो डायग्राम है इसमें यहाँ पे एंडोथीशियम की सेल्स है, इसकी आउटर वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो ये स्टोमियम वाला पार्ट रप्चर हो जाएगा ना। स्टोमियम वाले पार्ट में क्या होता है? स्टोमियम वाले पार्ट में सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता। जो ये स्टोमियम वाले पार्ट में क्या होता है? सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता और जो सेल्स है वो लूजली अरेंज हो जाती है। अब यहाँ पे सरफेस प्रेशर पड़ा तो स्टोमियम वाली सेल्स पे भी सरफेस प्रेशर आएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, और यहाँ पे तो सेल्स पे वो भी नहीं है, कैलोस का डिपोजिशन भी नहीं है, तो ये और ये लूजली अरेंज होती है तो ये इजीली रप्चर हो जाती है स्टोमियम वाली सेल्स, ठीक है। ड्राई सीजन में देखो, अब मैं पूरा प्रोसेस दोबारा बताती हूँ। ड्राई सीजन में क्या होता है, जो कैलोस का डिपोजिशन होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे कि आउटर वॉल जो थिन होती है वो कनकेव हो जाती है। अब यहाँ पे तो स्टोमियम वाली सेल्स पे तो कैलोस का डिपोजिशन नहीं होता, तो और वो लूजली अरेंज होती है,
यहाँ पे होते सिर्फ कैलोस का डिपोजिशन, इन्होंने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा, आउटर वॉल कनकेव होगी, इनके ऊपर सरफेस प्रेशर आया, सरफेस प्रेशर आने की वजह से यहाँ पे भी तो सरफेस प्रेशर आते हैं ना स्टोमियम वाली सेल्स पे, जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे भी तो आएगा थोड़ा बहुत, और ये तो लूजली अरेंज होते थे तो इसलिए जल्दी रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के बाद यहाँ पे डायसेंस हो जाता है, पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जिससे कि पॉलिनेशन हो जाता है। आए समझ पूरा प्रोसेस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझना पड़ेगा ये प्रोसेस। आउटर वॉल इज थिन, अब यहाँ पे क्या है, फाइब्रस डिपोजिशन, अब इस प्रोसेस को ही लिखवा रही हूँ मैं, इसको लिख लो, फाइब्रस डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज और कैलोस बैंड्स और हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हुए ना ये, इन नेचर, इसका मतलब क्या है, ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो आउटर वॉल जो है वो कनकेव हो जाएगी, ड्यू टू दिस द आउटर वॉल बिकम्स कनकेव। कनकेव इन ड्राई सीजन में होगी, क्योंकि ड्राई सीजन में तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, जब उसको पानी मिलेगा ही नहीं तभी तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ड्यू टू दिस द आउटर वॉल बिकम्स कनकेव इन ड्राई सीजन। उसके बाद क्या होता है कि सरफेस प्रेशर पड़ा सेल्स पे, इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस जो सेल्स ऑफ स्टोमियम होती है, स्टोमियम जो बीच वाला स्पेस होता है मैंने आपको बताया था, जिन पे कि सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं होता, नो डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड लूजली अरेंज होती है, ये रप्चर हो जाती है। देखो इस पे सरफेस प्रेशर पड़ रहा है तो इस पे भी सरफेस प्रेशर पड़ेगा तो ये रप्चर हो जाएगी, है ना, और इसमें ड्राई सीजन में रप्चर होएंगी ना, ये सारा प्रोसेस ड्राई सीजन में हो रहा है, मॉइस्चर भी ड्राई सीजन में एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे क्या होगा, डाइसेंस हो जाएगी, इससे क्या होएगा, डाइसेंस, पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। डाइसेंस क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का बाहर आना, ठीक है, स्टोमियम से। अब ये एंडोथीशियम हमने कर लिया, अब हम करेंगे मिडल लेयर्स कंप्लीट कर लो आज, बाकी कल पढ़ेंगे। मिडल लेयर क्या होती है, 1 सेल थिक, मतलब बनी तो 1 सेल की हुई है, एक लेयर 1 सेल की बनी हुई है ना, यूँ तो नहीं है कि डबल सेल्स हैं। ये क्या होती है, सॉरी 1 सेल की नहीं होती है, मिडल लेयर्स हमने क्या पढ़ा था, 2 से 3 होती है ना, तो क्या कहते हैं, इधर क्या लिखना है, जनरली ये बता रही हूँ 2 किस्में होती है, 3 किस्में होती है, जनरली 2 इन डाइकोट्स में हमेशा 2 होती है और मोनोकोट्स में हमेशा 1 होती है। डाइकोट में 2 होती है, मोनोकोट्स में 3 होती है। जनरली 2 इन डाइकोट एंड 3 इन मोनोकोट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। और ये किस टिश्यू की बनी होती है, पैरेनकाइमा, क्या पैरेनकाइमा की बनी होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरेनकाइमेटस, किस टिश्यू की बनी होती है, पैरेनकाइमा की। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 to 3 सेल थिक होएगी ना, क्योंकि ये तीन लेयर्स बनी होती है, 2 तो होती हैं, 2 से 3 लेयर्स थिक होती है, तो 1 to 3 सेल थिक। और जब ये पैरेनकाइमेटस है, पैरेनकाइमा फूड स्टोर करते हैं, पैरेनकाइमेटस है तो स्टोर फूड, ठीक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी मर जाती हैं। शॉर्ट लिव्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है, एफीमेरल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। शॉर्ट लिव्ड का क्या मतलब होता है, एफीमेरल, शॉर्ट लिव्ड का दूसरा नेम क्या है, एफीमेरल। अब ये जल्दी मर जाएंगी तो ये अपने अंदर वाली सेल्स को अपना फूड दे देंगी ना, मिडल लेयर्स जब मर जाएंगी तो अपने अंदर वाली सेल को अपना फूड दे देंगी। देखो ये मिडल लेयर्स हैं, ये इनके अंदर वाली सेल कौन सी है, टेपिटम, ये वाली सारी सेल टेपिटम है ना, और मिडल लेयर्स जब मरेंगी तो अपना सारा फूड किसको दे देंगी, टेपिटम को, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफर्स फूड टू टेपिटम। टेपिटम को इसने अपना फूड ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेपिटम। मिडल लेयर्स पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ेंगे टेपिटम।
टेपिटम का अभी हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, बाकी इसके फंक्शंस ऑफ टेपिटम कराने वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। टेपिटम के लिए हम बस एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेपिटम क्या होती है? एक सेल की बनी होती है ना ये सारी लेयर, वन सेल थिक, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती है। इसमें देखो, जो मिडिल लेयर्स का सारा फूड कौन ले लेती है? मिडिल लेयर्स का सारा फूड कौन ले लेती है? टेपिटम। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव लेयर हुई, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है। डेंस मतलब बहुत हार्ड साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होते हैं इसके अंदर। तो न्यूट्रिटिव लेयर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूट्रिटिव लेयर विद डेंस साइटोप्लाज्म। देखो जितना भी मैंने आपको करवाया ना, ये आपको बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ऑल द लेयर्स ऑफ स्टेमन, एक्सप्लेन ऑल द लेयर्स ऑफ एंथर, ठीक है। तो आपको ये सारा लिखना पड़ेगा। और फंक्शंस ऑफ टेपिटम का एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, बट आर द फंक्शंस ऑफ टेपिटम, वो आपको मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है। इट इज़ न्यूट्रिटिव लेयर विद द डेंस साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो सारे सेल्स पहले तो डिप्लॉयड थे, टेपिटम की बता रही हूँ, ओरो के भी पहले डिप्लॉयड थे, ओरो के तो हमेशा ही डिप्लॉयड होते हैं। टेपिटम में क्या होता है कि पहले जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड, इनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। बाद में क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं पॉलीप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड बन जाते हैं, डिप्लॉयड से बन जाते हैं पॉलीप्लॉयड, ठीक है। और बायन्यूक्लिएटेड, या तो ये बायन्यूक्लिएटेड बन जाते हैं या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। अभी मैं बताती हूँ वो कैसे बनते हैं, इनका प्रोसेस होता है, मैं बताऊँगी। अभी पहले ये लाइन लिख लो, इनिशियली cells are diploid and uninucleated, but later becomes polyploid, जिसमें बहुत सारी प्लॉइड हुई, ठीक है। डिप्लॉयड मतलब 2 एंड पॉलीप्लॉयड मतलब ज़्यादा। पॉलीप्लॉयड एंड बाय न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड, या तो ये बाय न्यूक्लिएटेड बन जाएगा या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है। अभी किस प्रोसेस से बनता है वो अभी बता देती हूँ, बस यहाँ तक आज पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। मान लो ये एक सेल है, ये क्या जाएगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के अंडर। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आप पहले पढ़ के आ चुके हो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो जिसको नहीं पता। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा इसमें, तो इससे क्या होएगा, ये 2 सेल्स, ये 2 न्यूक्लियस ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें, इस सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियस बढ़ गए तो डीएनए का जो अमाउंट है, ये न्यूक्लियस है सारे, ठीक है, ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए तो डीएनए अमाउंट इंक्रीजेस। यहाँ लिख लो, डीएनए अमाउंट इंक्रीजेस, डीएनए अमाउंट इंक्रीजेस। न्यूक्लियस बढ़े तो डीएनए का जो अमाउंट है इंक्रीज हो गया। पहले था ये बायन्यूक्लिएटेड, फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गया ना। तो ऐसे कुछ भी बन सकता है, या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, या तो बायन्यूक्लिएटेड बनेगा या मल्टी न्यूक्लिएटेड। किससे बनेगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया ये, ठीक है। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? ओनली कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब पता है ना, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स ब्रेकडाउन, मतलब न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है। नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इसमें नहीं होती, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक। आगे समझ। अब है एंडोमाइटोसिस, ये भी आप पहले पढ़ के आ चुके हो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। मान लो ये है सेल और ये है डिप्लॉयड, इधर हम लिख लेते हैं इसको 2n, ठीक है। और ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अंदर न्यूक्लियस और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। न्यूक्लियस में होता है ना डीएनए, तो इसको हम लिख ले डीएनए रेप्लिकेशन। फिर ये जो सेल है, इसका जो डीएनए का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो गया, 4n हो गया, 2n से डबल हो गया 4n। फिर दोबारा से डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, दोबारा लिख लो डीएनए रेप्लिकेशन, और इससे ये क्या बन गया?
A10 ज़्यादा हो गया और, ठीक। तो ये बन गया पॉलीप्लॉइड बन गया ना। डिप्लॉइड से क्या बन गया? पॉलीप्लॉइड। याद रखना ये। एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, जो डीएनए का अमाउंट है वो इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे भी डीएनए अमाउंट इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ, तो क्या होगा? डीएनए अमाउंट इंक्रीजेस, अमाउंट इंक्रीज़ होगा तो इसकी वर्किंग की एफिशिएंसी भी तो इंक्रीज़ होगी ना। एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग, जितना ज़्यादा डीएनए तो मेन पार्ट कंट्रोल करते हैं ना, तो जितना ज़्यादा डीएनए होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग इंक्रीजेस, ज़्यादा वर्क करेंगे ना ये सेल्स, ठीक है। तो ये ट्रांसफर्स फूड टू द थाउजेंड्स, मतलब ये बहुत सारी सेल्स को फूड ट्रांसफ़र कर सकेंगे। फिर एक तो ये न्यूट्रिटिव तो होते ही हैं, तो इनकी वर्किंग एफिशिएंसी जब इंक्रीज़ होगी तो ये थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इनके अंदर वाली सेल्स का नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो ये थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, इतनी इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ट्रांसफर्स फूड टू थाउजेंड्स ऑफ स्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। हो गया ये, हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ टेपिटम, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हमारी बची हुई हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।